हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर नंबर 27 लेकर आए हैं। और मेरे भाई 27वें मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 27वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 27वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर 21 का संबंध 445 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से 21 से यहाँ पर 445 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 24 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है और यदि ये ट्रिक आपको याद है तो आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। कैसे तो वो देखिए मेरे भाई इसके लिए ट्रिक क्या है। जब भी आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी है तो आपको क्या करना है, या तो छोटी संख्या का स्क्वायर करके देखना है या फिर मेरे भाई छोटी संख्या का आपको क्या करके देखना है, क्यूब करके देखना है। तो यहाँ पर देखिए हमें छोटी संख्या से बनाना है बड़ी संख्या। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 21 का करके देखेंगे स्क्वायर। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो 21 का स्क्वायर होता है 441 और इस 441 के अंदर यदि हम क्या कर दें +4 कर दें तो 441 और 4 मिलकर बन जाएगा 445। और ध्यान से देखिए 445 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 24 के अंदर है और इस 24 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 24 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 24 का स्क्वायर होता है 576 और जिस प्रकार से यहाँ पर 441 के अंदर +4 किया गया है उसी प्रकार से हम यहाँ पर 576 के अंदर भी क्या कर देंगे +4 कर देंगे। तो 576 और 4 मिलकर बन जाएगा 580। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 580। अब हमें देखना है कि संख्या 580 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर संख्या 580 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। किसी कूट भाषा में DISK को 43 और WIRE को 55 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में CELL को किस प्रकार से लिखा जाएगा। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई आप कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि DISK को यहाँ पर 43 कैसे लिखा गया है।
फिर उसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि WIRE को यहाँ पर 55 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि CELL को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, मैंने आपको काफी बार बताया था कि जब भी आपको अल्फाबेट लेटर से नंबरिंग ज्ञात करना हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए जाएं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले पता करेंगे कि DISK को यहाँ पर 43 कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो ध्यान से देखिए पहला लेटर है डी आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 4 नंबर पर है। डी के बाद में क्या है आई आता है 9 नंबर पर है। आई के बाद में एस आता है कितने नंबर पर, 19 नंबर पर है। एस के बाद में के आता है 11 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़कर देखेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 4 और 9 मिलकर बन जाएगा 13, 13 और 19 मिलकर बन जाएगा 32, 32 और 11 मिलकर बन जाएगा 43। और ध्यान से देखिए 43 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है, यानी कि DISK से 43 बनाया गया है। कैसे, तो सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का किया गया है नंबरिंग और जो भी संख्या आई है उन सभी को आपस में ऐड करके यहां पर लिखा गया है 43। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि WIRE को 55 से इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो यहां पर हम क्या करेंगे मेरे भाई, सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो ध्यान से देखिए पहला लेटर है W आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 23 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है आई आता है कितने नंबर पर, 9 नंबर पर है। आई के बाद में क्या है आर आता है 18 नंबर पर है। आर के बाद में है ई आता है 5 नंबर पर है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई 23 और 9 मिलकर बन जाएगा 32, 32 और 18 मिलकर बन जाएगा 50, 50 और 5 मिलकर बन जाएगा 55 है। और ध्यान से देखिए यहां पर 55 आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर आप आसानी से बता दोगे कि CELL को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए पहला लेटर है सी आता है कितने नंबर पर, 3 नंबर पर है। सी के बाद में है ई आता है कितने नंबर पर, 5 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है LL, तो मेरे भाई एल आता है 12 नंबर पर। तो यहां पर हम 2 बार लिख देंगे 12। अब यहां पर क्या करेंगे, इन सभी को आपस में ऐड कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए 3 और 5 मिलकर बन जाएगा 8, 8 और 12 मिलकर बन जाएगा 20, 20 और 12 मिलकर बन जाएगा 32, यानी कि CELL को लिखा जाएगा 32। अब हमें देखना है कि 32 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 32 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और यदि आपको फिर भी इस प्रश्न के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि यह तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 7, 7 के बाद में दिया गया है 14, 14 के बाद में दिया गया है 42, 42 के बाद में दिया गया है 168 और 168 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए यहाँ पर मेरे भाई ध्यान से देखिए। इस सीरीज में हमें सबसे पहले संख्या दी गई है 7, 7 के बाद में संख्या दी गई है 14। तो मेरे भाई 7 से 14 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 7 का क्या कर दे 2 गुना, तो यहाँ पर बन जाएगा 14।
फिर देखिए 14 के बाद में संख्या दी गई है 42, तो 14 से 42 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 14 का क्या कर दे 3 गुना, तो यहाँ पर बन जाएगा 42। फिर देखिए 42 के बाद में संख्या दी गई है 168, तो 42 से 168 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि हम यहाँ पर 42 का क्या कर दें 4 के साथ में गुणा कर दें, तो यहाँ पर बन जाएगा 168। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 168 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं, इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ 2 गुना, उसके बाद में क्या हुआ 3 गुना, फिर क्या हुआ 4 गुना, यानी कि यहाँ पर संख्या कंटिन्यू चल रही है, यानी कि पहले 2 गुना, उसके बाद में 3 गुना, उसके बाद में 4 गुना। तो आगे यहाँ पर 168 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे मेरे भाई, यहाँ पर हम कर देंगे 5 गुना, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे? यदि हम इस 168 का क्या कर दें 5 के साथ में गुणा कर दें। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि हम 168 का 5 के साथ में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर संख्या बनेगी 840, यानी कि 168 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 840। अब हमें देखना है कि संख्या 840 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 840 हमें दी गई है ऑप्शन एक के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको सबसे पहले जीके, जीएस और साइंस के लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के, ठीक है। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं, यानी कि इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चन दिए जाएंगे। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इन 25,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। तो जिन भी अभ्यर्थियों को ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, इस टाइप के प्रश्न को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। कैसे? या तो हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे किसके अंदर, कॉलम के अंदर है, या फिर हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे रो के अंदर है। अब 90% स्टूडेंट यहाँ पर बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस टाइप के प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर
कॉलम में। तो मेरे भाई जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखाई दे, समझना इस टाइप के प्रश्न को आपको 90% बड़ी संख्या की तरफ ही सोल्व करना है। तो ध्यान से देखिए, बड़ी संख्या हमें दी गई है किसके अंदर, रो के अंदर है, तो इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे रो के अंदर है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहां पर ध्यान से देखिए, पहली रो के अंदर हमें यहां पर दिया गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इससे पहले आपको क्या करना है, इस सेकंड रो के अंदर पता करना है कि यहां पर 50 कैसे आया है। इसी प्रकार से आपको थर्ड रो के अंदर यहां पर पता करना है कि यहां पर 20 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से सेकंड रो के अंदर यहां पर 50 और थर्ड रो के अंदर यहां पर 20 जिस प्रकार से आया है, सेम उसी प्रकार से हम इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, इस सेकंड रो के अंदर यहां पर 50 लाने के लिए क्या किया गया है, इस 50 के सामने दो संख्या दी गई है, पहली संख्या 10 और दूसरी संख्या 5। तो इन दोनों संख्याओं को यदि हम यहां पर आपस में गुणा कर दें तो 10 पंजे हो जाएगा 50। और ध्यान से देखिए 50 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम थर्ड रो के अंदर देखेंगे कि यहां पर 20 इसी प्रकार से आया है क्या। तो मेरे भाई 20 के सामने भी हमें दो संख्या दी गई है, पहली संख्या 5 और दूसरी संख्या 4। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहां पर बन जाएगा 5 चौक 20। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर आप आसानी से बता दोगे कि इस पहली रो के अंदर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर भी हम क्या करेंगे, जब सभी के सामने जो संख्या दी गई थी उनको आपस में गुणा किया गया है, उसी प्रकार से प्रश्न चिन्ह के सामने भी हमें दो संख्या दी गई है, पहली संख्या 2 और दूसरी संख्या 5। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहां पर बन जाएगा 5 दूना के 10। यानी कि मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 10। अब हमें देखना है कि 10 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर संख्या 10 में दी गई है ऑप्शन डी के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को या तो हम सोल्व कर सकते हैं किसके अंदर, कॉलम के अंदर है, या फिर हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं किसके अंदर है, रो के अंदर है। अब 90% स्टूडेंट यहां पर बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो मेरे भाई मैंने आपको काफी बार बताया है कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बड़ी संख्या देखना है कि बड़ी संख्या किस तरफ दी गई है, और इस टाइप के प्रश्न को हमें क्या करना है, बड़ी संख्या की तरफ ही सोल्व करना है। तो ध्यान से देखिए बड़ी संख्या हमें दी गई है किसके अंदर, रो के अंदर है, तो इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे रो के अंदर है। तो यहां पर देखिए एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, एग्जाम के अंदर प्रश्न को सोल्व करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पहली रो के अंदर पता करेंगे कि यहां पर 60 कैसे आया है। तो मेरे भाई यहां पर 60 लाने के लिए क्या किया गया है, इस 60 के जस्ट पीछे दो संख्या दी गई है, पहली संख्या है 14 और दूसरी संख्या है 16। तो यहां पर क्या किया गया है, एक बार इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो 14 और 16 को आपस में जोड़ देंगे तो 14 और 16 मिलकर बन जाएगा 30। फिर मेरे भाई क्या किया गया है, इस 16 में से इस 14 को घटाया गया है। तो 16 में से 14 को घटा देंगे तो यहां पर बचेगा कितना, 2। और ध्यान से देखिए यदि हम 30 और 2 को आपस में गुणा कर दें तो यहां पर बन जाएगा 30 दुआ के
60। और ध्यान से देखिए 60 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस थर्ड रो के अंदर यहाँ पर पता करेंगे कि यहाँ पर 99 सेम इसी प्रकार से आया है क्या। तो क्या करेंगे, इस 99 के जस्ट पहले दो संख्या है, पहली संख्या है 15 और दूसरी संख्या है 18। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में सबसे पहले जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई 18 और 15 मिलकर बन जाएगा 33। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 18 में से इस 15 को घटा देंगे। तो 18 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो 33 का गुणा 3 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 99। और ध्यान से देखिए 99 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आप सेकंड रो के अंदर आप आसानी से बता दोगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रश्न चिन्ह से पहले दो संख्या दी गई है, पहली संख्या 11 और दूसरी संख्या 17। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को एक बार आपस में जोड़ लेंगे। तो 11 और 17 मिलकर बन जाएगा कितना, 28 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 17 में से इस 11 को घटा देंगे। तो 17 में से 11 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब सभी का गुणा किया गया है तो इन दोनों का भी हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि हम 28 का गुणा 6 के साथ में कर देंगे तो यहाँ पर संख्या आ जाएगी 168। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 168। और ध्यान से देखिए संख्या 168 में दी गई है ऑप्शन है बी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल है, ऑप्शन बी फॉर्मिक अम्ल है, ऑप्शन सी है साइट्रिक अम्ल है और ऑप्शन डी है लैक्टिक अम्ल है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि फलों के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से स्कर्वी रोग किससे संबंधित है। ऑप्शन ए यकृत से, ऑप्शन बी है श्वास नली से, ऑप्शन सी है आंखों से और ऑप्शन डी है मसूड़ों से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि स्कर्वी रोग का संबंध है मसूड़ों से। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो मेरे भाई याद रखना विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, पोलियो रोग किस अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र को, ऑप्शन बी है यकृत को, ऑप्शन सी है फेफड़ों को और ऑप्शन डी है अस्थि मज्जा को। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि पोलियो रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पोलियो रोग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई ये आठवां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश राज्य, ऑप्शन सी है गुजरात राज्य और ऑप्शन डी है तमिलनाडु राज्य। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए टेनिस खेल से, ऑप्शन बी है फुटबॉल खेल से, ऑप्शन सी है हॉकी खेल से और ऑप्शन डी है शतरंज खेल से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि रंगास्वामी कप का संबंध है हॉकी खेल से। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मुगल काल में सरकारी भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी है अरबी, ऑप्शन सी है फारसी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मुगल काल में सरकारी भाषा थी फारसी। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से मधुशाला पुस्तक के रचयिता कौन थे? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मधुशाला पुस्तक के रचयिता कौन थे। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मधुशाला पुस्तक के रचयिता थे हरिवंश राय बच्चन। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई आपके एग्जाम के अंदर लगभग 1 से 2 प्रश्न हर शिफ्ट के अंदर पूछे जाएंगे पुस्तकों से संबंधित। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न को आप अपनी नोटबुक के अंदर जरूर नोट कर लिया करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑप्शन ए खट्टे फल, ऑप्शन बी है लाल चींटी, ऑप्शन सी है हरा कशिश और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है खट्टे फल। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ऑप्शन ए जर्मनी देश के सहयोग से, ऑप्शन बी है इंग्लैंड देश के सहयोग से, ऑप्शन सी है पूर्व सोवियत संघ देश के सहयोग से और ऑप्शन डी है
कनाडा देश के सहयोग से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना पूर्व सोवियत संघ देश के सहयोग से की गई थी। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से हीरा तथा ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? ऑप्शन ए कार्बन के, ऑप्शन बी है सल्फर के, ऑप्शन सी है फास्फोरस के और ऑप्शन डी है गंधक के। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि हीरा तथा ग्रेफाइट ये दोनों कार्बन के अपर रूप हैं। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ऑप्शन ए जर्मनी देश के सहयोग से, ऑप्शन बी है फ्रांस देश के सहयोग से, ऑप्शन सी है पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से और ऑप्शन डी है ब्रिटेन देश के सहयोग से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना ब्रिटेन देश के सहयोग से की गई थी। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है नासिक में, ऑप्शन बी है पुणे में, ऑप्शन सी है इंदौर में और ऑप्शन डी है नई दिल्ली में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में फिल्म प्रशिक्षण संस्थान पुणे में स्थित है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए दूध में, ऑप्शन बी है इमली में, ऑप्शन सी है मूत्र में और ऑप्शन डी है खट्टे फलों में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि यूरिक अम्ल मूत्र में पाया जाता है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कुष्ठ रोग किसके द्वारा फैलता है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कुष्ठ रोग किसके द्वारा फैलता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कुष्ठ रोग बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र
80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की नामात्र फीस के अंदर आपको रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए, इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको सबसे पहले लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन जीके, जीएस और साइंस के मिलेंगे। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के मिलेंगे। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग के मिलने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलेंगे। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 25,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो जिन भी अभ्यर्थियों को मास्टर पीडीएफ सेट लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। बंगाल में पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि बंगाल में पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ शाम को 7:30 बजे। ठीक है।